नमस्कार मित्रों। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सर मुझे 3 साल से थायराइड की बीमारी है और इधर कुछ दिन से करीब 6 महीने से चेहरे पर थोड़ा काला दाग शुरू हुआ और बाद में वो धंसना शुरू हो गया और ये ऐसा काला काला दाग और भी जगह पर आ रहा है। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये मोर्फिया है और कुछ कुछ दवा उन्होंने लिखा, लेकिन बावजूद इसके भी ये दाग हट नहीं रहा है और कुछ कुछ और नया दाग उभर के आ रहा है। मैं बहुत घबराई हुई हूँ, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें और क्या करना होगा थोड़ा सा बताएं। तो मित्रों, आज मैं इन्हीं के इसी प्रश्न का जवाब मैं वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा। एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि मोर्फिया बीमारी के बारे में आपको मैं आज बताऊँ। तो ये मोर्फिया बीमारी बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है और चमड़े में एक छोटे से दाग के रूप में आता है और धीरे धीरे करके ये उभर करके बड़ा रूप ले लेता है और ये चमड़े को बदरूप कर देता है, क्योंकि ये आर्किटेक्चरली भी चेंज कर देता है। जैसे कहीं पर कोई काला दाग हुआ तो खाली काला दाग होता है, लेकिन अगर काला दाग के साथ वो गड्ढा भी बना दे और अंदर के चमड़े को बहुत कड़ा कर दे तो वो आपको डिसफिगरमेंट करा देगा, यानी कि वो हमेशा के लिए चेहरा बदरूप हो जाएगा। तो आज हम इसी बीमारी की चर्चा करेंगे। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता, लेकिन चर्चा मैं शुरू करूं उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है वो उसी प्रकार का है कि भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के दुनिया के हर बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता। मैं इसी रास्ते पर चल रहा हूँ और अलग अलग बीमारियों को जड़ से ठीक कर देता हूँ भोजन बदल के। तो और मैं हमेशा ये मानता हूँ, मेरा होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच ये मानता है कि इस धरती पर कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता, अपने साथ और कई रोगों को लेके आता। लेकिन जो सुपर स्पेशलाइजेशन मेडिकल साइंस में हो रहा है उसके चलते हम कभी भी किसी भी मरीज़ का पूरा जांच नहीं कराते, उस खास सिस्टम से संबंधित 2-4 जांच करा के छोड़ देते। इस बात को से बेखबर हो करके कि अगर हम पूरा जांच करा के और भी गड़बड़ी दिखा दें तो हो सकता है कि मरीज अपने जीवन शैली और क्रियाशीलता को बदलने में और ज़्यादा कारगर हो जाए और ज़्यादा उन्मुख हो जाए और ज़्यादा प्रेरित हो जाए, तो उसका बीमारी को हम जड़ से भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य जो मेडिकल साइंस की चिकित्सा होती इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि आप किसी चीज़ के डायग्नोसिस किए और उसका इलाज दवा के रूप में आप ढूंढते हैं। और डॉक्टर सामान्यतः ये समझते हैं कि दवा 90% काम करता है, 10% ही डाइट और एक्सरसाइज करता है। लेकिन सच्चाई ठीक इसका उल्टा है, 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज होता है और दवा केवल 10% ही काम करता है। तो चूँकि हमारा नेचर ऑफ वर्क और मरीजों को बीमारी को देखने का नज़रिया अलग है, इसीलिए मैं अलग अलग बीमारियों पर अलग अलग वीडियो बना करके आपको पोस्ट करके बताते रहता हूँ। और मैं एक कवि भी हूँ, इसलिए अपनी कविताओं को भी अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको करते रहता हूँ। मैं ब्लॉगर भी हूँ, तो मैं जब भी यात्रा पर जाता हूँ तो आपको उसका भी वीडियो बना के दिखाता रहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि एक डॉक्टर को सभ्यता, संस्कृति ये सब से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी की नब्ज पकड़ने के लिए किसी भी बीमारी का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे पहलुओं को एक साथ दिमाग में रख करके ही आप चिकित्सा कर सकते हैं। तो मेडिकल साइंस 100% साइंस नहीं है, ये 50% आर्ट है और 50% साइंस है। तो चलिए, भूमिका लंबी हो गई, अब इसके बाद मैं अपने मूल टॉपिक पर आता हूँ कि मोर्फिया। तो पहले मैं इसका पिक्चर दिखा दूँ ताकि आपके दिमाग में एक अवधारणा बन जाए कि मोर्फिया क्या है। देखिए, यही मोर्फिया का बीमारी है मित्रों। आप ये देखिए, ये सिंपल काला दाग जैसा लग रहा है, पीठ पर का लीजन है ये देखिए। लेकिन जब नज़दीक में देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा गड्ढा भी नज़र आएगा आपको, थोड़ा सा गड्ढा, जैसे इसमें भी देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको गड्ढा नज़र आ रहा होगा। तो ये सिंपल दाग नहीं होता, इसमें गड्ढा भी होता। और यहाँ के चमड़े को यदि आप पिंच कीजिएगा तो पिंच नहीं होगा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा चमड़ा है, इसको हम
ऐसे किए तो पिंच हो गया, ये आसानी से पिंच हो गया। लेकिन जहाँ पर मोर्फिया होगा उसको आप कितने भी ऐसे कीजिएगा वो पिंच नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम टाइट हो जाएगा, अंदर के चमड़े से बिल्कुल अटैच हो जाएगा। जैसे कि आप कोई चीज़, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, अभी प्लास्टिक का बोतल है, इसको आप आग के पास ले जाइएगा तो क्या होगा, ये जो बोतल है ये थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि गल जाएगा और गल करके कड़ा हो जाएगा, बिल्कुल अलग प्रकार का लुक हो जाएगा। समझिए मोर्फिया का लुक भी उसी प्रकार से होता है। जैसे कोई चीज़ रॉड से कोई दाग दिया कहीं पर, उस प्रकार का दिखता है। उसको लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं। स्क्लेरोसिस एक वर्ड है जिसमें कि असामान्य मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में और असामान्य कोलेजन बन जाता है, और ये कोलेजन जो है चमड़े को टाइट कर देता है, और ये टाइट करके बदरूप कर देता है, काला दाग छोड़ के जाता है। तो आप देख सकते हैं, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में भी कॉमन है, और ये महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा देखा गया है। तो ये देख सकते हैं। तो अलग अलग एरियाज़ का देखिए, यहाँ का मोर्फिया है, तो आप नज़दीक से देखिएगा तो आपको वो समझ में आएगा। जैसे देखिए ये मोर्फिया है ना। तो ये, और इसमें थोड़ा सा टाइट मिलेगा, पिंच जैसे ही कीजिएगा चमड़े को तो पूरा का पूरा पिंच उभर करके नहीं आएगा, वो टाइट दिखेगा। तो ये आपको अलग अलग एरियाज़ का मोर्फिया, ये देखिए ये वाला मोर्फिया, और थोड़ा कभी कभी शाइनी हो जाता है, लगेगा कि कोई चमकता हुआ जैसा। कभी कभी इसमें लाइकन स्क्लेरोसिस एट्रोपिकन्स यानी कि हाथी के दांत जैसा भी सफ़ेदी मिलेगा। और शुरुआती अवस्था में मोर्फिया लालीपन लिए होता है, क्योंकि उसमें वेस्कुलाइटिस चल रहा होता है, यानी ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है। तो शुरू में लाल लाल दिखेगा, बाद में वो देखिए यहाँ पर हाथी के दांत जैसा उजला दिख रहा है, आइवरी वाइट इसको कहते हैं। और देखिए यहाँ पर कितना टाइट हो गया कि चमक रहा है यहाँ पर। तो ये जो है, तो ये आपको दिखेगा। और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्रकार का मोर्फिया होगा। कभी कभी चेहरे पर हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से वो बिल्कुल टाइट नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एनकोपे डिसावरे, यानी कि लगेगा कि कोई तलवार से ये सर पर मार दिया है, उस प्रकार से दिखेगा। अब देखिए अलग अलग एरियाज़ का मोर्फिया, अब देखिए। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मोर्फिया हुआ, इस सब एरियाज़ में मोर्फिया हो गया, चमड़ा टाइट हो जाएगा। सर पर मोर्फिया में गड्ढा बनने लगेगा सर पर, देख रहे हैं हाथ के पास मोर्फिया, यहाँ पर मोर्फिया है। तो ये देखिए, और इसी प्रकार से आप अलग अलग एरियाज़ का मोर्फिया देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार का मोर्फिया है। देखिए यहाँ पर आपको आइवरी वाइट जैसा लीजन मिलेगा, है ना, हाथी के दांत जैसा, और जहाँ तहाँ काला काला दाग दिख रहा है आपको, तो यही मोर्फिया का बीमारी है, आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज़ में कहीं भी हो सकता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मोर्फिया का बीमारी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, साथ में बना। तो ये बहुत कॉमन, उतना अनकॉमन भी नहीं है, अच्छा खासा कॉमन मिलेगा आपको। देखिए पीठ में जहाँ तहाँ काला दाग, जब भी आपको कोई काला दाग नज़र आए, क्योंकि पिंचिंग में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, तो आप अर्ली स्टेज में भी पकड़ने के लिए काला दाग अगर कहीं पर इस प्रकार से दिखने लगे तो संभल जाइए, और वैसे किस्में चिकित्सक से तुरंत मिलिए। अभी हम बताएंगे आपको कि चमड़ा का अलग से दुनिया में बीमारी नहीं होता, ये अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। तो अंदर का कौन कौन सा गड़बड़ी इसके साथ जुड़ा होता है वह भी बताएंगे, ये देख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का मोर्फिया है। ये देखिए एक और केस, और इसे देखिए इसमें कितना ज़्यादा टाइट दिख रहा है, मतलब चमकीला दिख रहा है, इसी प्रकार का हो जाएगा। और अंदर के चमड़े से ज़्यादा अटैच हो जाता है, यानी कि पिंच करने पर ज़्यादा वो नहीं निकलेगा। तो ये एक होता है लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा, लोकलाइज्ड मोर्फिया, और लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा इज नोन एज मोर्फिया। और एक जो आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि अगर सर में चेहरे पर हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये आपके इस ढंग से भी होगा। तो वो भी पिक्चर आप देख लीजिए कि वो किस ढंग से आपको ये मिलेगा। आपको एनकोपे डिसावरे बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं एनकोपे डिसावरे। तो ये आप इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस ढंग का दिख सकता है। ये इसका, तो ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये पिक्चर, ये देखिए ये चेहरे पर जो है किस प्रकार से गड्ढा हो गया, अब देख लीजिए, लग रहा है कि कोई तलवार से मार दिया है इस प्रकार से, और ये बढ़ते चला जाएगा। कभी कभी सर का बाल भी उड़ा देता है, ये देख रहे हैं। ये देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर गड्ढा भी होने लगेगा, और कभी सफ़ेद कभी काला रंग का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए
ये किस, इसको वो पेरी-रोबक सिंड्रोम भी बोलते हैं। इस बच्ची को देखिए कितना भयंकर मॉर्फिया हुआ कि ये बिल्कुल इतना दूर का मैंडिबल भी खा गया, और ये दिन ब दिन और गड्ढा होते चला जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ बाल भी उड़ा दिया है, आप देख रहे हैं पूरा बाल उड़ाए हुए। ये देखिए बच्चे का किस ढंग से गड्ढा कर दिया, अब देखिए किस ढंग से गड्ढा कर दिया ये। तो इसी ढंग से ये बच्ची का आप सोचिए कितना कम उम्र में ऐसे हो गया, अब आगे चल के कितना दिक्कत होगा इसको, आप ये देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का बीमारी है मॉर्फिया, जो डिसफिगरिंग और थोड़ा ज़्यादा एज की महिला में भी होता है। देखिए यहाँ बाल भी उड़ा दिया, और यही मॉर्फिया, जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा यहाँ तक चलते जाएगा। तो ये आप बहुत सारा पिक्चर देख लिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्फिया क्या है। देखिए यहाँ पर गड्ढा है, तो इसी प्रकार का पिक्चर आपको मिलेगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गड्ढा है। तो इसको यदि एक साइड का पूरा हो जाता है ये सब हिस्सा भी, तो हेमीफेशियल एट्रोफी बोलते हैं। तो उसको पेरी-रोबक सिंड्रोम भी बोलते हैं। देखिए इस बच्चे का कितना बड़ा एरिया में मॉर्फिया है और गड्ढा करा दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मॉर्फिया एक प्रकार का काला दाग है, और जो कि जिसका कि रिपरकशन अंदर भी होता है, वो डीप भी होता है, वो गड्ढा करा देता है। तो आप ये अलग अलग पिक्चर देख के समझ गए। अब हम आते हैं कि इसको तो आप पिक्चर से समझ गए, अब मेन चीज़ पर, टॉपिक पर आ जाइए। तो बेसिकली किताब में क्या लिखा हुआ है, पहले मैं बताऊंगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है, कि क्या है ये और क्यों होता है, क्या इसका इलाज क्या है, वो किताब में क्या लिखा हुआ है। और जो सेकेंड पार्ट में आप देखिएगा वीडियो का, तो उसमें हम बताएंगे कि इसको हम किस नज़रिए से देखते हैं और हम इसको कैसे जड़ से ठीक करते हैं। तो दो पार्ट्स को समझ लीजिए। पहले किताब में क्या लिखा हुआ है समझिए। तो किताब में लिखा हुआ है कि बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की अंदरूनी चीज़ों को ही बाहरी मानने लगता है और उसी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में इसमें ANA पॉजिटिव आता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं। शरीर अपने हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके खिलाफ ही ऑटो एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो ये होता है। तो और इसके साथ देखा गया है कि और भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर साथ में पाया जाता है, जैसे कि ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, जैसे कि सफ़ेद दाग हो गया, जैसे SLE हो गया, जैसे और इसमें एक देखा गया कि बोरोलिया नामक बैक्टीरिया भी कभी कभी इसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड पाया गया है। तो ये हो गया। इसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी और एंटी टोपो आइसोमरेज 2 एंटीबॉडी भी कभी कभी ज़्यादा मात्रा में एसोसिएटेड पाया जाता है। तो जांच कराने से आपको ये पता चलेगा। और कभी कभी ये मॉर्फिया जो होता है वो पूरे शरीर में हो जाता है, तो वैसे केस में यह बोन के ग्रोथ को भी रोक देता है। और कभी कभी आदमी का, अब ऐसे ये सब में आपको मॉर्फिया हो जाएगा, ये सब में तो क्या होगा, ये इतना न टाइट कर देगा ये चमड़ा कि आपको एकदम ऐसे खुलेगा ही नहीं। तो बहुत सारा ऐसा बच्चा आता है जो कि इस एरिया में मॉर्फिया हो जाए। अब किसी को इस एरिया में मॉर्फिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल चमड़ा टाइट हो जाएगा और ये टाइट चमड़ा खींच देगा इसको, तो हाथ जो है इससे ज़्यादा खुलेगा ही नहीं आपका। तो ये और कभी कभी हड्डी को भी पकड़ लेता है। आप एक फोटो देखे थे, इसमें मैंडुल को भी पकड़ लिया, मैंडुल को भी गड्ढा कर दिया, दिमाग को गड्ढा कर दिया। तो ये होता है। तो इसको हम लोग वो जो है कि बोलते हैं लीनियर मॉर्फिया। अगर एक एरिया में है उसको लीनियर मॉर्फिया बोलते हैं। और कभी कभी ये सेगमेंटल भी हो जाता है, कभी कभी जोस्टरी फॉर्म अपेरेंस होता है, किसी खास डर्मेटोम में होता है। कभी कभी ये पैन स्क्लेरोटिक हो जाता है, यानी कि चमड़े के हर लेयर में हो जाता है और बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है और कभी कभी हड्डी को भी पकड़ लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैन स्क्लेरोटिक। ज़्यादा गंभीर होता है क्योंकि ये आपका जान भी ले सकता है। अभी इस एरिया में मॉर्फिया हो जाए तो आपका पूरा तरह से मुंह भी नहीं खुलेगा, सांस भी नहीं ले पाइएगा, तो उस ढंग से ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है ये। कभी कभी ये जैसे आपको बताया एनकोपे डिसऑर्डर्स को फ्रंटल लीनियर मॉर्फिया बोलते हैं। और प्रोफंडा एक होता है जिसमें कि ये सॉफ्ट टिश्यू को भी हार्ड कर देता है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं मॉर्फिया प्रोफंडा। तो ये अलग अलग रूप है। एक होता है एट्रोपोडर्मा ऑफ पैसिनी एंड पेरिनी, तो उसमें भी इस प्रकार से चमड़े पर हल्का हल्का, उसमें बहुत छोटा छोटा पैच होगा मॉर्फिया का, तो वो आपको दिखेगा। तो ये सामान्य से लगने वाला दाग भी कभी कभी गंभीर बीमारी का द्योतक होता है। किताब में क्या लिखा हुआ है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इलाज कैसे करते हैं, तो इसमें स्टेरॉयड देते हैं और मेथोट्रेक्सेट देते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूभा थेरापी यूज करते हैं। लेकिन डॉक्टर से पूछेगा कि सर कब तक दवा खाना पड़ेगा, तो डॉक्टर बोलेगा कि ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। और कि जड़ से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बोलेगा जड़ से नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ पर इस वीडियो में आप समझिएगा कि ये बीमारी क्यों जड़ से वो डॉक्टर साहब के द्वारा नहीं जाता,
लेकिन ये बीमारी वास्तव में जड़ से जाएगा। क्यों ऐसा होता? हमारा इलाज कैसे अलग है बाकी इलाज से, हमारा होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच कैसे अलग है बाकी जो तरीक़ों से, वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि मोर्फिया क्या है। लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा है, चमड़े का लोकलाइज्ड थिकनिंग और स्क्लेरोसिस हो जाना, मतलब चमड़ा टाइट हो जाना। बिल्कुल समझिए कि किसी चीज़ से, कोई चीज़ गर्म चीज़ से किसी को कहीं पर दाग दिया गया है, गर्म जो है लोहा करके और चमड़े में सटा दीजिए, दाग दीजिए, तो क्या होगा? स्कार हो जाएगा। समझिए एकदम स्कार ही खाली नहीं हुआ, चमड़ा टाइट भी हो जाए बिल्कुल, तो उसको हम लोग मोर्फिया कह देंगे। तो ये आप समझ गए किताब में क्या लिखा। अब सुनिए कि हमारा क्या इसमें विचार है, हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं और हम इसको कैसे जड़ से ठीक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। होलिस्टिक हेल्थ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ कि बीमारी को समग्रता में देखना। बीमारी चमड़े में है और चमड़ा शरीर में है और शरीर भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि केवल मोर्फिया नहीं, इस धरती पर किसी को कोई भी बीमारी हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भोजन गलत था। यानी भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा ही कसूर था, किसी और का कसूर नहीं था। हमको कोरोना पकड़ा तो हमारा गलती था। कोई आदमी मास्क नहीं लगाया था, उसका गलती नहीं था, ये हमारा गलती था, क्योंकि हम गलत भोजन खाए तभी हमको कोरोना का भयंकर निमोनिया हुआ। नहीं तो वो कोरोना सिंपल सर्दी बुखार की तरह आके निकल जाता। तो हम बीमार पड़े हैं, उसमें हमारा कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पहला पॉइंट। मोर्फिया क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। अगर इस धरती पर इंसान चीनी खाना छोड़ दे तो खाली मोर्फिया नहीं, दुनिया का हर बीमारी होना बंद हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च, मीठे फल में चीनी है, फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है, लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है, सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब खाना भगवान बनाया क्यों? ये सब खाने में क्या बुराई है? अभी जिस भोजन का हम नाम गिनाए, ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये भोजन आखिर भगवान बनाया क्यों? ये हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा जिम करता हो, या फिर जो 8 घंटा साइकिल चलाता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते, केवल 2 ही घंटा कुदाल चलाते, केवल 2 ही घंटा पीठ पर बोझा ढोते, केवल 2 ही घंटा पैदल चलते, तब आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट
और फैट कम से कम हो और तुलनात्मक रूप से फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है ये हम अभी बताएंगे 5-10 मिनट में। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले में 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर कोई आदमी एक दिन में 10 रोटी खाना चाहता है, 4 गो आलू खाना चाहता है, 5 गो मीठा फल खाना चाहता है, आधा किलो दूध पीना चाहता है, तो उसको ये सब खा करके कम से कम चलना चाहिए। तो कम से कम चलना चाहिए 20-30 किलोमीटर। लेकिन कोई आदमी ये सब खा के केवल 2 ही किलोमीटर चले। अच्छा, एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता। यही गलती हम सालों साल करते चले गए, तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा। हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम 3000, 4000, 5000 कैलोरी रोज़ खाए और उसको खर्च नहीं किए। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग शुरू हो जाएगा। तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो ये सब के बदले हमको करीब करीब चलना चाहिए था 50-40 किलोमीटर। लेकिन ये सब खा के हम केवल 2 ही किलोमीटर चले। तो अगर हमारा खर्चा कितना हो गया? हमारा खर्चा केवल 2000 कैलोरी और खाए हम 4000 कैलोरी। अच्छा, कोई आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं होगा? नहीं, फिर भी खर्च होगा। कितना खर्च होगा? एक 50-60 किलो के आदमी को अगर वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करे, खाली एक जगह बैठा रहे, तो भी उसको कम से कम 1500 कैलोरी खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हृदय 1 लाख बार रोज़ धड़कता, आपका दिमाग सोने के टाइम में भी काम करता, आपका लीवर किडनी सोने के टाइम में भी काम करता। तो ये सब में ऊर्जा खर्च होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से आपको 1400 से 1500 कैलोरी तो आपको वैसे भी चाहिए। लेकिन अगर आप 1 घंटा तेज कदमों के साथ रोज़ चलते हैं तो 1 घंटा चलने में 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे और ऑफिस में भी काम करे तो ये सब काम में अलग से 200 कैलोरी और जोड़ दीजिए। तो अगर हम 2 घंटा रोज़ टहले भी और 1 घंटा रोज़ टहले भी और घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी किए और ऑफिस में भी काम किए, तो इस सब काम में हमको कितना कैलोरी खर्च हुआ? ये सब में हमारा कैलोरी खर्च हुआ करीब करीब जो है कि 1500 तो ऐसे खर्च हो गया, प्लस 300 1 घंटा चलने पर खर्च हुआ, और प्लस 200 दिन भर काम में खर्च हुआ। तो 1500 प्लस 200 प्लस 300 यानी कि 2000 कैलोरी। लेकिन ये सब काम में हमको 2000 कैलोरी खर्च हुआ। लेकिन अगर आप जोड़ के देखिएगा, अगर आपको मोरफिया हुआ तो देखिएगा आप 3 से 4000 कैलोरी रोज़ खा रहे हैं। और बात खाली कैलोरी का नहीं है। मान लिया हम 2000 कैलोरी रोज़ खाएं, अगर सपोज कीजिए एक कोका कोला का कैन पीजिएगा, उसमें करीब 200 कैलोरी होगा। तो अगर हम एक दिन में 10 गो कोका कोला का कैन पी जाएं तो भी हमारा कैलोरी के हिसाब से तो 2000 कैलोरी खर्च हुआ। लेकिन हम जो खाना खाए वो खाली कार्बोहाइड्रेट था। तो ये खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा, है ना? खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि हमको उसमें केवल 30% ही कार्बोहाइड्रेट लेना है और बाकी फाइबर होना चाहिए, बाकी प्रोटीन होना चाहिए, बाकी फैट होना चाहिए, वो सब मिला जुला के लेना है। लेकिन हम खाली कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे और भले ही हम जितना 2000 कैलोरी खर्च है उतना ही ले रहे हैं तो भी बीमारी हो जाएगा। तो इस बात को समझना है, इस माइन्यूट डिफरेंस को समझना है। तो अगर हम 1 चम्मच चीनी खाए, अगर हम जो है कि 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले हमको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो ये सब खा के हमको 30-40 किलोमीटर चलना चाहता। हम ये सब खा करके 2 ही किलोमीटर चले और ऐसा गलती सालों साल करते चले गए। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा, ये तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा तो मोरफिया करा देगा, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का बीमारी शुरू हो जाएगा। धन का 3 हसरौता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होता है। आप जो शरीर में चीनी घुसाए उसका 4 व्यंजन होगा। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए और नहीं चले 30-40 किलोमीटर, तो ये सब चर्बी बन के तोंद में जमा हो गया। कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। हमारा जांघ इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको जैंथेलेस्मा बोलते हैं।
ये सबसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तूंद में नहीं जमा हो के गलती से खून के नली में जमा हो गया, तब आप लेनी का देनी में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो सकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट का नली ब्लॉक हो जाएगा, उसके चलते हार्ट अटैक का बीमारी शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक शुरू हो जाएगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो खाना पचने में दिक्कत, क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। यानी अगर हमारा रोज़ का खर्चा 2000 कैलोरी है और रोज़ हम 4-5 हज़ार कैलोरी खाएंगे, तो ये जो 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएंगे ये हमारे शरीर में या तो चर्बी के रूप में जमा करके क्या क्या बीमारी देगा। चर्बी के रूप में जमा होगा तो हम खाली मोटा के धौंस नहीं होंगे, बल्कि हमारे शरीर में बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा और लीवर, किडनी फेल, मानसिक रोग भी शुरू हो जाएगा। थायराइड का बीमारी भी शुरू हो जाएगा, ये चर्बी जमने से हुआ। इसलिए आपको थायराइड भी हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के यहाँ जमा हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग मौत मारेगा। तो आप बोलेगा सर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी बनता, ये तो हम किताब में पढ़े हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनता है किताब में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, किताब में तेजाब बढ़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन, सी रिएक्टिव प्रोटीन। लेकिन हम उसको एक लाइन में बोलते हैं तेजाब, क्योंकि ये सब का काम करने का तरीका तेजाब जैसा ही होता है। तो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के रोज़ 10 गो रोटी खाए, रोज़ 4 गो आलू खाए, रोज़ 5 गो मीठा फल खाए, कुकर का चावल खाए, खिचड़ी खाए, खीर खाए, ये सब में माड़ अंदर रह जाता है। जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी माड़ में। तो ये सब खाया और इसके बदले 30-40 किलोमीटर रोज़ चलना था, आप नहीं चले। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी या तो तेजाब या तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। चर्बी बना के क्या डैमेज किया वो समझा दिए। अगर वो तेजाब बन गया तो सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया शुरू हो जाएगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुटपित्ती, छाही, पिंपल या मोर्फिया करा देगा। मुंह के अंदर के चमड़े में तेजाब जाएगा तो मुंह का छाला करा देगा। तेजाब यहाँ जाएगा तो एनकुपेडिस आबरे करा देगा। सर के चमड़े पर तेजाब जाएगा तो बाल उड़ा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। और तेजाब दिमाग में गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाली जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा ब्लैक फंगस पकड़ेगा, ऐसा टीबी का बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरा ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी ख़त्म है।
तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो गाड़ी के लिए पेट्रोल जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन फाइबर से। तो फाइबर प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब खाना भगवान क्यों बनाया? ये सब खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। लेकिन अगर आप केवल 2 ही घंटा रोज टहलते, केवल 2 ही घंटा कुदाल चलाते, केवल 2 ही घंटा पैदल चलते, केवल 2 ही घंटा पीठ पर बोझा ढोते, तो क्या आपको भूखे पेट रहना चाहिए? नहीं, आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मेहनत कम करते, अगर बुद्धिजीवी का जीवन जीते, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो एक चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना। उसी दाल में पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर और 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाइए। पहला भोजन होगा दाल, दूसरा भोजन होगा खीरा टमाटर। पहले दाल पी लिए, आधा ज़्यादा पेट तो हमारा दाल से ही भर गया। अब हम 1 प्लेट खीरा टमाटर खा लेंगे, लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज सलाद के रूप में नहीं खाएंगे। तो पहले दाल पी लिए, फिर खीरा टमाटर खा लिए 1 प्लेट। आधा ज़्यादा पेट तो उसी से भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। नहीं पेट भरेगा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 20-30 किलो जो है कि हरा सब्जी अकेले खा गए। तो दाल अनलिमिटेड, अंकुरित चना के मूंग अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। लेकिन घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये मोर्फिया का बीमारी तंग करेगा। अभी तो आप बोले कि आपको मोर्फिया भी है और आपको हाइपोथायराइडिज्म भी है, तो ना ही चेतिएगा। तो खाली मोर्फिया और थायराइड नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा का बीमारी होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निकालना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस भी हो जाए, अंत में हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए, तो भी आश्चर्य कितनी होना चाहिए कि काहे ऐसे लोग, काहे ये सब खाना हमको नुकसान किया। आप तो समझ में आ ही गया कि आपको बीमारी क्यों हुआ। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चाय पीजिए, बिना चीनी के चावल खाइए, बिना मार के सब्जी खाइए, बिना आलू के नॉन वेज खाइए, बिना खस्सी के मांस के। तो आप खाइएगा क्या? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। फिर से हम बोलते हैं क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का सप्ताह में 3 दिन, सब्जी खाइए बिना आलू के, अगर हरा सब्जी, और नॉन वेज पसंद है तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500-600 ग्राम का चिकन सप्ताह में 1 दिन, और अंडा पसंद है तो 1 अंडा रोज़ खा सकते, पीला वाला फेंक के। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना। तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात, 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात, और तब फिर 1 रोटी सुबह दोपहर रात,
और उसके साथ भर थाली हरा सब्जी। चाय पसंद है तो 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो खाली ये मोर्फिया नहीं, खाली ये थायराइड का बीमारी नहीं, अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। तो जब तब बोलेगा सर हमको तो कोई दिखते नहीं है, लेकिन जब जांच कराइएगा तब वो दिखेगा। आप भगवान सब कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है। तो गलत भोजन खा के, एक्सेस भोजन खा के अगर आप उतना % हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जांच करा देगा डॉक्टर तो आपको अंदर का कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी अलग से भी दिखा सकते हैं। तो जानबूझ के जांच हम टाल दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि भाई अगर जांच कराना है तो पूरा जांच कराइए। पूरा जांच में क्या क्या होगा जो डॉक्टर आपको नहीं कराए। आपको खाली थायराइड का बीमारी नहीं होगा, पूरा जांच में क्या क्या होगा। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, पहला होगा CBC, दूसरा LFT, KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, और RBS रैंडम ब्लड शुगर या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग PP, HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, और जो है कि इंसुलिन फास्टिंग PP या फिर इंसुलिन रैंडम, और उसके बाद जो है CRP, ASO, ANA, NTDS DNA, और उसके अलावा एंटी-हिस्टोन एंटीबॉडी, एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी, और उसके अलावा जो है कि आपको जांच कराना है ये वायरल मार्कर जिसमें HIV और हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस का जांच। उसके अलावा आपको कराना होगा टॉर्च टेस्ट, उसके अलावा कराना होगा जो विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, D डायमर स्टडीज़, C3 C4 लेवल, और उसके अलावा कराना होगा आपको ये RA फैक्टर, उसके बाद NTCCP जांच। उसके अलावा आपको कराना होगा ये आपका जो है कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन, IgE लेवल, एलर्जी का जांच। उसके अलावा NTDS DNA, और उसके अलावा जो है कि आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, और LH/FSH रेशियो। तो जब ये सारा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, माथा पकड़ लीजिएगा, कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये केवल चमड़े का बीमारी नहीं है, ये तो अंदर का भी गड़बड़ी है। तो आप जो एक्स्ट्रा भोजन खाए हैं, आपका खर्चा 2000 कैलोरी खाए हैं, 3000-4000 कैलोरी, और यही गलती आप सालों साल करते चले गए हैं, तो उसके चलते खाली आपका चमड़ा खराब नहीं हुआ बल्कि आपके लीवर, किडनी, थायराइड सारे चीज़ में गड़बड़ी उत्पन्न हो गया। तो जब हम आपको भोजन बदलने के लिए कहेंगे तो क्या होगा कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा चल पड़िए। अभी तक हम जम के चीनी खाते थे, जम के नहीं टहलते थे, जम के आराम फरमाते थे, और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा, पद, दूध, मैदा जम के खाते थे, दाल नहीं पीते थे, दाल, हरा सब्जी कम से कम खाते थे, रोज़ 2 घंटा भी नहीं टहलते थे। उसके चलते हम मोटा के धौंसी नहीं हुए, हमको मोर्फिया भी हो गया, हमको थायराइड भी हो गया। लेकिन जब जांच कराइएगा तो देखिएगा कि आपको बहुत सारा बीमारी हुआ। तो जिन राहों पे चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए। जम के दाल पीने लगिए, जम के हरा सब्जी खाने लगिए, और रोटी केवल 3 ही खाइए। देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, चीनी जहाँ तहाँ छिड़का गया था तो वो भी छिड़काव खत्म हो गया, तो बीमारी खत्म हो गया। तो याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो लोग पूछते हैं कि सर हम कैसे ठीक करते, हम डॉक्टर क्रांति इसको कैसे जड़ से ठीक करता है मोर्फिया और थायराइड को। तो हम पहले तो पूरा जांच कराएंगे। पूरा जांच कराने से क्या होगा, मरीज़ को ये समझ में आ जाएगा कि उसको तो और भी जगह का गड़बड़ी है, उसको केवल चमड़े का गड़बड़ी नहीं है। तब जो वो एहतियात बरतेगा वह और ज़्यादा संजीदगी और ज़्यादा गंभीरता से बरतेगा। नहीं तो उसको हमेशा भ्रम रहेगा कि हमको तो और कोई बीमारी नहीं है। तो पहले जांच हम पूरा कराते, उसके बाद मरीज़ को जो जांच गड़बड़ आता उसको हम 1 महीने के में बोलते कि 1 महीना का हमारा दवा खाओ और 1 महीना डाइट एक्सरसाइज करो, और 1 महीने के बाद हम उसी जांच को रिपीट कराते थे जो गड़बड़ आता है। तो जो जांच गड़बड़ आया पहले बार में उसको हम रिपीट करा के उसको अंदर का सुधार भी दिखाए और बाहर का भी सुधार दिखाएंगे। तो अंदर का सुधार थोड़ा सा जल्दी पता चल जाएगा, बाहर का सुधार थोड़ा लेट से पता चलेगा। तो अंदर का सुधार, अंदर का गड़बड़ी क्या क्या है ये पता लगाने के लिए पूरा जांच होगा। वो हम जो जांच बताए उसको पूरा जांच कीजिए, और तब जो है जांच में जो गड़बड़ी आएगा उसके हिसाब से अलग से दवा देते जाएंगे।
आपका सीबीसी में एसिनोफिल बढ़ा रहेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा रहेगा, इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन है। तो आपको तो बोलेंगे कि भैया जो भी ये आप ये जो हैं किसी भी ये आपको गलत भोजन खाने से बीमारी हुआ तो आप अपना भोजन बदल दीजिए। जो गड़बड़ी आपको आएगा सर, जब पूरा जांच कराएंगे तो 4 से 5 बजे गड़बड़ी निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो मोर्फिया अकेले नहीं आया होगा, है ना। तो आप जो गलत भोजन खाए होंगे उसके चलते जो तेजाब बना होगा वो खाली मोर्फिया को नहीं, शरीर के और अंगों को भी गलाया होगा। तो जो जांच में हम आपको दिखा सकते थे, तो जांच जरूर कराना चाहिए। पूरा जांच करिएगा तो आपको सब चीज़ दिख जाएगा कि हम जो गलत भोजन खाया उसके चलते शरीर कितना मात्रा में डैमेज हुआ। तो पहले बार में तो पूरा जांच कराएगा डॉक्टर, और जो गड़बड़ी आएगा उसके हिसाब से दवा लिखेगा। आपका न्यूट्रोफिल बढ़ाएगा तो हम 1 ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक भी देंगे। एलर्जी बढ़ाएगा तो एलर्जी गोली भी देंगे। इंसुलिन बढ़ाएगा तो उसके हिसाब से मेटफॉर्मिन और टिनाग्लिप्टिन भी देंगे और उसके हिसाब से। और लेकिन आपको बता देंगे कि जो हम दवा लिख रहे हैं वो दवा तो केवल 10% ही काम करेगा, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होगा। तो हम आपको बोलेंगे कि आप घड़ी देख के 2 घंटा जरूर योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए और दाल जम के पीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो जब उल्टा काम कीजिएगा तो क्या होगा, पुनः मंजिल तक पहुंच जाइएगा। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, आंकुर चना के मूंग खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी तंग करेगा, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा या तो शुरू हो भी चुका होगा। जांच कराते तो वो भी गड़बड़ी हम आपको दिखाते, लेकिन अगर उतना पैसा नहीं लेके आए हैं तो जानबूझ के जांच हम टाल दे रहे हैं। मोटा मोटी चीज़ आपको बता दिए और दवा पे डाल दे रहे हैं। तो इसी ढंग से हम इलाज करते हैं कि मरीज को गड़बड़ चीज़ क्या खाया उसके चलते क्या क्या मात्रा में कितना % लीवर डैमेज हुआ, कितना % किडनी डैमेज हुआ, कितना % थायराइड डैमेज हुआ, सारा चीज़ दिखाते हैं। क्योंकि याद रखिए दुनिया में अलग से चरम रोग नहीं होता, ये अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है। एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह पर उसका बहुत कम पोर्शन रहता, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी की सतह के नीचे रहता। तो आपको मोर्फिया जो दिख रहा है बहुत कम दिख रहा है, उससे कई गुना बीमारी अंदर में होगा। तो आपको लक्षण इसलिए नहीं प्रकट हो रहा है क्योंकि भगवान सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो अगर 70% किडनी आप खराब भी कर लीजिएगा तब तक किडनी खराब का लक्षण प्रकट नहीं होगा आपको, लेकिन जाँच कराइएगा तो समय से पहले उसका गड़बड़ी पता चल जाएगा। तो जिस कारण से आप गलत भोजन खाए उसके चलते थायराइड भी हुआ, उसके चलते मोर्फिया हुआ, और नहीं चेतिएगा तो उसके चलते आगे चलते आपको कैंसर भी होगा, क्योंकि कारण तो समझ में आएगी आपको। तो हम इसमें क्या क्या करते हैं, तो पहले जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से दवा भी दे दिए। लीवर गड़बड़ है, लीवर का दवा, थायराइड गड़बड़ है, थायराइड का दवा, वो सब जाँच करा के हम मरीज को बताते और उसके हिसाब से दवा देते। और लेकिन जो इसका जो मेन दवा देते हैं वो मेथोट्रेक्सेट देते, साइक्लोस्पोरिन देते। मेथोट्रेक्सेट 16 मिलीग्राम वीकली देते और साइक्लोस्पोरिन देते 100 मिलीग्राम डेली देते। उसके अलावा लो डोज स्टेरॉइड कोर्टिकोस्टेरॉइड में डेफ्लाजाकोर देते और उसके अलावा फेक्सोपेनाडिन देते, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज देते, एजाथ्रोपिन देते, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते। तो ये सब जब देते हैं तो और मरीज को बोल देते भैया दवा केवल 10% काम करेगा, डाइट एक्सरसाइज को मंगा लेता है, अति मान लेता है उसका बाद और रोज़ टहलने लगता। तो देखिएगा क्या होगा, उसका सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, अब वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसी ढंग से ये ठीक होता। तो बाकी डॉक्टर ठीक क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप भोजन के बारे में नहीं बताता, तो इसीलिए वो ठीक नहीं कर पाता। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, लेकिन भोजन बदल दीजिएगा तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो पहला सुख निरोगी काया, ऐसे ही नहीं बोला गया कि सबसे बड़ा सुख है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। तो दाल जम के पीजिए, आँख में चना के मूँग खाइए, हरा सब्जी खाइए और घड़ी देख के 2 घंटा क्या 4 घंटा टहलिए और बीमारी जाएगा। क्यों हमको टहलना चाहिए, मन में अगर शक होने लगे तो जांच करा लीजिए। बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो जाएंगे तो हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं, तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबल उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कंबल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन उस समय पता चल के भी क्या फ़ायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता है। जांच नहीं कराने का दूसरा भी उपाय है भरे अंदर में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो याद रखिए दुनिया में अलग से चरम रोग नहीं होता। तो अगर आपको मोर्फिया है तो आपको पूरा जांच कराना चाहिए। कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा, और ये जो गड़बड़ी भी निकलेगा इसको यही डॉक्टर दवा के द्वारा ठीक करेगा। तो इसलिए जो है कि ये कभी ये सोच के इलाज मत करवाइए कि आपको खाली मोर्फिया हुआ है। इसीलिए हम जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच बोलते हैं वो ये मानता है कि आपका शरीर में कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता है। अगर आप गलत भोजन शुरू किए हैं तो आपके शरीर में बहुत सारा गड़बड़ी शुरू होगा।
n नंबर ऑफ गड़बड़ी जो जांच में आपको डॉक्टर दिखा सकता था। तो जो डॉक्टर आपका जांच कराया है, आपको थायराइड कोई अलग कारण से नहीं आया है, आपको ये कोई मोर्फिया कोई अलग कारण से नहीं आया है, कारण सबका एक ही गलत भोजन। तो जितना ज़्यादा दाल पीजिएगा, जितना ज़्यादा हरा सब्जी खाइएगा, जितना ज़्यादा टहलिएगा, लेकिन 2 घंटा कम से कम, उतना जल्दी ये मोर्फिया भागेगा। और ये मोर्फिया अकेले नहीं भागेगा, अपने साथ और जो रोगों को लाने वाला होगा, वो सब भी बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ये जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, अब जम के ये सब छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, आंखों चना के मूँग खाने लगिए, घड़ी देख के 2 घंटा रेस्ट करने लगिए। देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, चीनी तहाँ छिड़का गया था, वो ख़त्म हो, सोख लिया गया, तो सब बीमारी ख़त्म हो गई। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बीमारी को ठीक करते और बाकी डॉक्टर जो है वो कैसे बीमारी को ठीक करता। तो ये वीडियो आपको ये सिखाया होगा कि ये डॉक्टर खाली चमड़ा का बीमारी नहीं, ये बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कैंसर भी जड़ से ठीक कर देता है। तो ऐसे रोगियों को भी आप हमारा फ़ोन नंबर दे सकते हैं। किसी को कैंसर हुआ, कैंसर डॉक्टर निकाल दिया, लेकिन बोला कि ज़िंदगी भर हमसे मिलते रहो, ताकि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे और मरीज भी रहे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। अगर उसी समय वो टहलने का महत्व समझा देता, दाल के महत्व समझा देता, केवल 3 ही रोटी खा के रहता, तो देखते कि आपको बीमारी सदा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन वो डॉक्टर आपको जानबूझ के उलझा के रख दिया, ताकि वो चाहता है कि आपके थ्रू ज़िंदगी भर फीस के रूप में पैसा कमाते रहे। तो इसीलिए वो काम कभी मत कीजिए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, आंखों चना मूँग खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, तो ये सारा बीमारी जड़ से जाएगा। तो लेकिन अगर सोचेगा कि हम भोग विलास कर रहे थे, तो भोग विलास करते रहें। एक दिन में 10 रोटी खाते रहें, 4 गो आलू खाते रहें, 5 गो मीठा फल खाते रहें, दूध खाते रहें, तो ये सब के बदले तो 40 किलोमीटर चलना था। आप ये खा के 2 ही किलोमीटर चलिएगा, शरीर में या तो वो चर्बी के रूप में जमा होगा, या तो तेजाब के रूप में जमा होगा, नहीं तो जहाँ तहाँ शरीर में छिड़क दिया जाएगा, तो उससे इन्फेक्शन का आमंत्रण करेगा वो। तो इस बात को समझिए कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, ये अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि उससे हमारा कोई नाम होगा, नहीं, हम ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड हैं, मतलब हमको मरीज का कोई कमी नहीं है। तो ये वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते कि मरीज हमको और ज़्यादा आ जाए, नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोग होगा धरती पर जो कि हमसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये वीडियो देख के वो ज्ञान उसको भी हो जाएगा, नहीं तो ये हमारे साथ धरती से विदा हो जाएगा। तो आप हमारे पास किसी भी बीमारी का ऑनलाइन इलाज ले सकते। कोई आपको गठिया हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बीपी हो, चीनी हो, ठीक ही नहीं हो रहा हो, आप चाहते हैं जड़ से ठीक हो जाए, तो हमारे फ़ोन नंबर पर बात कर सकते। जब फ़ोन कीजिएगा तो डॉक्टर हेलो बोलेगा, तो आप जो है कि अपने बारे में बता सकते, जो आपको दिक्कत है वो बता सकते। बहुत बार ऑनलाइन सलाह भी आप ले सकते, फ़ोन पर ऑनलाइन सलाह भी ले सकते। तो फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 6 बजे शाम और 10 बजे रात। कोई भी क्रोनिक बीमारी हो, कहीं ठीक नहीं हो रहा हो, तो हमसे मिलिए। लेकिन ये नहीं कि 4 दिन से दिनाए है तब हमसे मिल के क्या कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्यास गहरा ना हो पानी नहीं देना चाहिए। प्यास गहरा हो उसी को पानी दीजिए, नहीं तो बदनाम कर देगा आप। तो इसीलिए गलत भोजन करना छोड़। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीनी नहीं होता। ये स्वाद खाने में आपको मीठा लगेगा, लेकिन ये चीनी नहीं है, शुगर फ्री है। लेकिन समोसा खाइएगा वो तीखा लगेगा, लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। तो चीनी किसको कहते हैं आप समझ में आ गया होगा। तो 1 कटोरा काला दाल सुबह दोपहर रात पीजिए। 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खाइए। लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुड़ा, सलजम, प्याज सलाद के रूप में नहीं खाना। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। 24 घंटा में केवल 3 ही रोटी खाइए, तो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलत चीज़ जारी रखिएगा खाने, तो आपको और भी बीमारी होगा। तो ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। तो ये नंबर पर हम 7 से 8 सुबह में, 6 बजे शाम में, नहीं तो 10 बजे रात में, 9-10 बजे रात में हम उपलब्ध रहते हैं। इस टाइम पर आप फ़ोन करके भी सलाह ले सकते हैं। बहुत बार बिना आए ही आपका काम हो जाएगा। तो ये फ़ोन नंबर जो स्टोर कर सकते। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि हमारा नाम हो, हमको नाम का ज़रूरत नहीं है। लाइक और शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अगर और आपको लगता है कि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी हो सके। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। करीब करीब 50 मिनट का वीडियो बन गया। 50 मिनट तक आपकी आत्मा हमारी आत्मा से जुड़ी रही। तो
आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ को लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। मैं कभी भी हूँ तो जब भी कविता लिखूँगा उसका वीडियो बना के आपके पास आऊँगा। जब भी मैं यात्रा करूँगा, मैं ब्लॉगर भी हूँ, यात्रा करूँगा उसका वीडियो लेके आऊँगा, कि का वीडियो साथ लेके आऊँगा। तो इस प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मोर्फिया क्यों होता है और बाकी डॉक्टर ठीक क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो भोजन नहीं बदलते। तो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं विदा लेता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।